आज हम विधि के अनुवाद पर बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर अम्बरीश त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, मचांदुर, शासकीय महाविद्यालय मचांदुर। विधि का अनुवाद। विधि का अभिप्राय सामान्यतः कानून, संविधान एवं न्यायालयों के कार्य व्यापार की भाषा से लिया जाता है। संविधान एवं न्यायपालिका किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मेरुदंड के समान महत्वपूर्ण होते हैं। इनके अनुच्छेद, धाराएं एवं इनके फैसले देश एवं समाज की स्वतंत्रता एवं रक्षा हेतु तथा कार्य व्यापार के संचालन हेतु बहुत अहम होते हैं। इसीलिए विधि की भाषा बहुत विशिष्ट होती है। विधि साहित्य के अनुवाद को समझने के लिए हमें विधि की भाषा की विशिष्टता को समझना होगा। अन्य क्षेत्रों में लोग प्रचलित शब्दों और पदों का प्रयोग उसी अर्थ में करते हैं जिसमें सामान्यतः वह जाना जाता है, जैसे जीवन, मृत्यु, भारत देश या स्वतंत्रता, अधिकार। किंतु विधि के क्षेत्र में अनेक स्थलों पर शब्दों को सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ में व्यवहृत किया जाता है। प्रायः शब्दों का प्रयोग विशेष अर्थ के प्रतीक के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत शब्द का प्रस्तावना एवं विभिन्न अधिनियमों में विशिष्ट आशय है, लोगों में व्याप्त आशय से इतर। इसी प्रकार स्वतंत्रता, अधिकार, जीवन आदि जो विभिन्न पद हैं, उनका संवैधानिक अर्थ भिन्न है। विधि की जो भाषा है वो दरअसल एकार्थता के नियम से परिचालित होती है। अब आप सोचेंगे एकार्थता का नियम क्या है? तो एकार्थता के नियम से तात्पर्य है कि किसी भी प्रारूप की भाषा इस प्रकार सुबद्ध, स्पष्ट और सुनिर्धारित हो कि उससे केवल एक ही अर्थ निकले। एकार्थता मतलब एक अर्थ व्यक्त हो, प्रयत्न करने पर भी कोई दूसरा अर्थ न निकल पाए। जो एकमात्र अर्थ निकले वह भी वही हो जो प्रारूपकार को अभिष्ट हो, अर्थात लिखने वाला जिस अर्थ को ध्यान में रखकर वाक्य लिखता है वही अर्थ पढ़ने वाले को बस पता चले, उसके अलावा कोई भी अर्थ वह उस वाक्य से नहीं लगा सके। ये विधि की भाषा की विशिष्टता होती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधि में शब्दों का अर्थ परिसीमित कर दिया जाता है और वाक्य रचना भी इस प्रकार से की जाती है कि मात्र एक ही अर्थ का बोध हो। इसी वजह से कभी कभी वाक्य दुर्बोध हो जाते हैं और भाषा अटपटी तथा बोलचाल से दूर हो जाती है। विधि की भाषा की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए प्रसिद्ध विधिवेत्ता डॉक्टर ब्रजकिशोर शर्मा लिखते हैं कि इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि विधि की अभिव्यक्ति इस प्रकार हो जिससे न्यायालय द्वारा मान्य निर्वचन के सिद्धांतों को लागू करके जब अर्थान्वयन किया जाए तो वही अर्थ प्रकट हो जो प्रारूपकार को अभिष्ट हो। विधि की भाषा की दूसरी विशेषता विधि के उद्देश्य से संबंधित है। सरकार जब विधि की रचना करती है तो उससे अधिकारों का सृजन होता है या अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या मानव के आचरण पर किसी न किसी प्रकार का बंधन लगाया जाता है। इन अधिकारों या बंधनों की सीमाओं का निर्धारण करना न्यायालय के दायरे में आता है। न्यायालय का मार्ग निर्देश विधि की भाषा से ही हो सकता है। न्यायालय किसी व्यक्ति विशेष के भाषण या उसके विचारों पर ध्यान नहीं दे सकते। किसी भी अन्य क्षेत्र में किसी वाक्य का क्या अर्थ है यह पाठक स्वयं निर्णय करता है।
किंतु विधि की भाषा का अर्थ, वह अर्थ बताने का, लगाने का कार्य न्यायालय को सौंपा गया है। अतएव उसमें अवश्य ही दो या अधिक पक्षकार होते हैं जो अपने हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से अपने पक्ष में निर्णय पाने के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं। ऐसा विधि की भाषा के संबंध में ही होता है, अन्य क्षेत्रों में नहीं। इसीलिए जो भी अधिनियम की रचना करता है, नियम बनाते हैं, कानून बनाया जाता है, जो उसका ड्राफ्टर होता है, प्रारूपकार होता है, वो बहुत सतर्क होकर विधि की रचना करता है। विधि की भाषा के अनुवाद का विश्लेषण हम अंग्रेजी और हिंदी भाषा के विशेष संदर्भ में ही देखेंगे। असल में अंग्रेजी में बने अधिनियमों और अधीनस्थ विधान को हिंदी में विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर अनुदित करने पर मूल के ही समतुल्य माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 348 और राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 में इस बारे में उपबंध दिया हुआ है। धारा 5 कहता है कि जब किसी केंद्रीय अधिनियम को हिंदी में अनुदित कर उसे राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तो वह उस अधिनियम का हिंदी में प्राधिकृत पाठ बन जाता है। न्यायालय हिंदी पाठ के आधार पर निर्णय दे सकता है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ के निर्वचन के लिए भी वही सिद्धांत लागू होंगे जो अंग्रेजी पाठ के अर्थान्वयन में लागू किए जाते हैं। इसीलिए हिंदी में अनुवाद तैयार करते समय अनुवादक को उन सभी नियमों और सिद्धांतों को अपने समक्ष रखना चाहिए जो प्रारूपकार या मुख्य स्रोत मूल भाषा में रचना करने वाला, वह कानून बनाने वाला प्रारूपकार रखता है। वह अनुवादक वास्तव में प्रारूपकार ही होता है। उसको उस कानून का, उसके विधि की भाषा का, उसके सिद्धांतों का उतना ही गहरा ज्ञान होना अपेक्षित है। उसका कार्य मूल अधिनियम में अधिकथित विधि को यथावत लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करना होता है। विधि की भाषा की मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या हैं? इस संदर्भ में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चुनौती भाषा और भाषा से जुड़ी हुई अभिन्न मानी जाने वाली संस्कृति को लेकर है। हम जानते हैं कि अनुवाद दो भाषाओं के साथ साथ दो संस्कृतियों के बीच भी पुल का काम करती है, इसीलिए उसे सांस्कृतिक सेतु भी कहते हैं। अन्य बहुत सारी भाषाओं में भाषा के रूपांतरण में, भाषा के अंतरण में संस्कृति का भी अंतरण होता है। कोई एक भाषा, जैसे हिंदी में अगर पूजा अर्चना, आरती, धूप, दीप, यज्ञ, तपस्या, आश्रम जैसे शब्द हैं, श्राद्ध जैसे शब्द हैं, तो इनका पर्यायवाची भारत के बाहर दूसरी भाषाओं में असंभव है। यह उसकी सीमाएं, क्योंकि संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से विधि के क्षेत्र में संस्कृति के परिप्रेक्ष्य, संस्कृति के संदर्भ भी हमारे सामने आते हैं, जिसके अनुवाद के समय हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और अगर हमारे पास उसके बरक्स, उसके पर्याय के रूप में अपने कोई शब्द नहीं है, अपनी कोई परंपरा या संस्कृति का शब्द नहीं है, तो हमें वह गढ़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो पाद टिप्पणी के साथ उसके अर्थ को स्टार लगाकर द्योतित कर सकता है। जैसे एक शब्द है हैंडल, किसी काम को हैंडल करना,
अगर ये इसके लिए हमें संदर्भ के हिसाब से पर्याय बनाने होंगे। हैंड से बना है हैंडल, हैंड के लिए हमारे यहाँ हाथ शब्द प्रचलन में है, तो हैंडल के लिए हथालना एक क्रिया बनाई गई। शुरू शुरू में अपरिचित और अटपटा लगेगा, लेकिन अर्थ साम्य है, इसलिए यह प्रयोग धीरे धीरे प्रचलित हो जाएगा। यहीं एक दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक भाषा में कुछ बातों को कहने का उसका अपना ढंग होता है। वह हमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों की प्रक्रिया को, दोनों के बनावट को समझकर उसके अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हाट टाइम इज इट, या व्हाट इज द टाइम। हिंदी में इसके लिए हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं कि क्या बजा है, क्या बज रहा है। अब अगर हम क्या बजा है या क्या बज रहा है को मूल वाक्य माने और अंग्रेजी में इसका प्रयोग अनुवाद करें, तो हम देखेंगे कि अंग्रेजी में बनेगा व्हाट इज रिंगिंग या हाउ मच इज रिंगिंग, क्योंकि बजने का अंग्रेजी पर्याय रिंग है। लेकिन व्हाट इज द टाइम का हिंदी मुहावरा, हिंदी में व्यवहृत प्रयोग क्या बजा है या क्या बज रहा है, यही होता है। तो इसलिए हमें उसके मुहावरों को भी, भाषा के मुहावरों को भी समझना चाहिए, जानना चाहिए। विधि के अनुवाद में, विधि की भाषा के अनुवाद में हमेशा एक शिकायत की जाती है कि बहुत दुरूह है, बहुत गूढ़ है, बहुत कठिन है। इसका उत्तर ये दिया जा सकता है कि विधि में शब्दों के अर्थ न्यायालयों द्वारा किए गए निर्वचन से निश्चित होते हैं, और न्यायालय समय समय पर अपने निर्वचन या अपने फैसले को परिवर्तित भी करते हैं। निर्वचन मतलब व्याख्या या फैसला। प्रारूपकार अपनी सुविधानुसार शब्दों को विशेष अर्थ देते हैं। संसद द्वारा स्वयं बनाए गए अधिनियमों में बहुत से शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा देकर उनका अर्थ सुनिश्चित किया जाता है। जो व्यक्ति उपयुक्त शर्तों से अनभिज्ञ है, वह विधि के अर्थ को सही तरह से या पूरी तरह से समझ नहीं सकता। दरअसल एक बातचीत का एक स्तर होता है अनौपचारिक और दूसरा होता है औपचारिक। अनौपचारिक स्तर पे हम अलग ढंग से बातचीत करते हैं, मौसम का हाल, लोगों का हाल, खाना पीना, इन सब पर चर्चा करते हैं। लेकिन जब भी हम औपचारिक स्तर पे बात करते हैं तो उस औपचारिक बातचीत में एक शिष्टता होती है, भाषा की एक गरिमा होती है, एक शब्द प्रयोग भिन्न होता है। वैसे ही न्यायालय के कामकाज भिन्न तरीके से संचालित होते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज के केस को, मरीज के इतिहास, केस के इतिहास को अपने अलग भाषा शैली में समझाता है। इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को अलग ढंग से अपनी बात को बताता है, कम से कम शब्दों में, और ताकि वह सही अर्थ बोध करा सके। उसी प्रकार न्यायालय की भाषा है जिसके लिए एक सामान्य विद्वता, एक सामान्य समझ अपेक्षित होती है। अनुवादक को एक बात विशेष तौर पे विधि की भाषा के अनुवाद करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि विधि की भाषा में शब्दों का मितव्ययीपन बहुत दिखता है। बहुत कम शब्द खर्च करके बातों को संप्रेषित करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक से दूसरी जुड़ी हुई अनावश्यक
मतलब छोटे छोटे वाक्यों में न लिखकर बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्यों में विधि के प्रारूप बनाए जाते हैं ताकि अनावश्यक फैलाव न हो और कहीं भाषा शिथिल न हो और कहीं कोई गैप न हो, कोई अवकाश न हो कि उसको अलग ढंग से अर्थ समझा जा सके। इसीलिए ज़रूरी है कि अनुवादक भी इसको ध्यान में रखे कि कम से कम शब्दों का खर्च करके अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न करे और संक्षिप्त रूप में उसको अनुवाद करे, मूल पाठ को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करे। इसमें मूल समस्या आती है कि हिंदी और अंग्रेजी की दोनों वाक्य रचना है, उसमें व्याकरणिक संरचना में अंतर होता है। अंग्रेजी की व्याकरण संरचना अलग है और हिंदी की अलग। इसको हमें समझना होगा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार ही, अनुरूप ही हमें अनुवाद करना होगा। प्रायः देखा गया है कि जो शब्द कठिन होते हैं, प्रायः प्रयोग में नहीं पाए जाते हैं, उसके अनुवाद करते समय अनुवादक बहुत सतर्क रहता है। वो अनुवाद कोश की शब्दकोश की सहायता लेता है और सही सही अर्थों को परखता है। लेकिन जो सामान्य शब्द होते हैं उनके लिए वो श्रम नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता और प्रचलित शब्दों को रख देता है। विधि के अनुवाद में, विधि साहित्य के अनुवाद में, विधि की भाषा के अनुवाद में अनुवादक को यह चूक बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि विधि साहित्य का सामान्य से सामान्य शब्द भी अपना विशिष्ट अर्थ रखता है। उस अर्थ को जानना पड़ेगा उसके संदर्भ के अनुसार। जैसे प्रोटेस्ट का सामान्य अर्थ विरोध करना या असहमति प्रकट करना है, लेकिन जब संविधान के अधिनियम की धारा 32 के दृष्टांत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के दृष्टांत H में प्रोटेस्ट का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ विशेष हो जाता है और वह अर्थ है कि विशेष प्रकार का साक्ष्य। प्रोटेस्ट का यही अर्थ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी दिखता है। इसीलिए अगर अनुवादक सचेत नहीं रहे, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में फार्मर शब्द का प्रयोग हुआ है। हम प्रायः फार्मर शब्द का अनुवाद कृषक या किसान के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका विशेष अर्थ है। वह अर्थ है कि वह व्यक्ति जो लगान वसूल करके सरकार को जमा करता है वह कृषक है, वह फार्मर है। इसलिए अनुवादक को जागरूक रहते हुए संदर्भ से अनुमान कर लेना चाहिए कि किसी सामान्य शब्द का उस संदर्भ में कोई विशेष अर्थ तो नहीं। उस विशेष अर्थ को जरूर व्यक्त करने वाले शब्दों को रखना चाहिए। अनुवादक जब अनुवाद करे अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद में, तो बहुत सारे शब्दों को, जो संज्ञा शब्द हैं, उसको अनुवाद करने में उसे नए शब्दों को ढूंढने या गढ़ने के बजाय उसी शब्द को देवनागरी में लिख देना चाहिए, क्योंकि वह शब्द जो अंग्रेजी के संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहे थे प्रायः रूढ़ हो चुके हैं, बहुत प्रचलित हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म, जमानत, अर्जी, बैंक, चेक, चार्टर, पॉलिसी, ड्राफ्ट, रेल, ये शब्द बहुत भारत में घुल मिल गए हैं। इसलिए इनको लिखने के लिए अलग से शब्द बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, संकल्पना का अनुवाद जरूर होना चाहिए। जब कोई शब्द किसी कंसेप्ट को बताए, कोई संकल्पना व्यक्त करे, तो उस संकल्पना के प्रतीक जो मूल शब्द है उसके लिए हमें लक्ष्य भाषा में कोई न कोई शब्द ढूंढना चाहिए। कभी कभी गढ़ना भी चाहिए। शब्द गढ़ने में
हमें संस्पर्शी शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संस्पर्शी शब्द क्या है? अर्थात मिलते जुलते अर्थ देने वाले सभी शब्दों पर विचार कर लेना चाहिए। उसके निकट अर्थ रखने वाले सभी शब्दों पर एक साथ विचार करके उन्हें रूढ़ कर देना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे एविडेंस के लिए साक्ष्य शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में, एविडेंस से ही मिलता जुलता शब्द है डिपोजिशन। तो डिपोजिशन को भी हमें हिंदी में, उसके लिए हमने शब्द गढ़ा अभिसाक्ष्य। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी के लिए हमने हिंदी में शब्द बना दिया परिसाक्ष्य। इसीलिए एक परक्राम्य लिखत में प्रयोग में आने वाले शब्द है प्रोटेस्ट, उसके लिए प्रसाक्ष्य। तो इस प्रकार से हम एक और उदाहरण दे सकते हैं कि एडमिशन और कन्फेशन ये दोनों संस्पर्शी शब्द हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते, अर्थ लगभग थोड़ा सा अंतर लिए हुए एक ही अर्थ है। इसीलिए इसके अनुवाद करते समय हमें एडमिशन का अनुवाद हम स्वीकृति करते हैं और कन्फेशन को संस्वीकृति। ठीक इसी प्रकार एक शब्द है लेजिस्लेशन और दूसरा शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी संस्पर्शी हैं। इनके लिए हिंदी में लेजिस्लेशन के लिए विधान रखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए संविधान। तो इस प्रकार से शब्द हम रखते हैं, गढ़ते भी हैं कभी कभी। इसमें संस्कृत, फारसी, अरबी से भी शब्द लेने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए और अंग्रेजी के भी शब्दों को हम, अगर हमें आवश्यकता पड़े या ज़्यादा प्रचलित शब्द है तो हमें उसे अपना लेना चाहिए। विधि के अनुवाद में एक अर्थ और शैली दोनों महत्वपूर्ण है। सर्वोपरि तो अर्थ है, लेकिन शैली पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक हो सके दोनों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन शैली से हम समझौता भी कर सकते हैं, परंतु अर्थ हमें मूल लक्ष्य भाषा में अनुदित होना ही चाहिए, रखना ही चाहिए। विधिक अनुवाद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुवाद शब्दों का नहीं कर रहे हैं, उसके भाव का कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जितने अर्थ का द्योतन अंग्रेजी के किसी अनुच्छेद, खंड या वाक्य से होता है, ठीक उतना ही अर्थ अंग्रेजी में अनुदित अनुच्छेद, धारा या वाक्य से होना ही चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि लेकिन लक्ष्य भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर, जैसे एक प्रोनाउन है ही शी, अंग्रेजी में तो ही शी अलग से मेंशन होता है सर्वनाम, लेकिन हिंदी में तो बस वह सर्वनाम है। इसलिए हमें अगर प्रयोग किया जाता है तो स्पष्ट रूप से उसको क्रिया के माध्यम से, क्रिया रूप के माध्यम से जा रहा है या जा रही है से उसको भिन्न करना चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए। व्याकरणिक संरचना में विभक्ति को कर्ता या कर्म से विलग नहीं करना चाहिए। जहाँ भी हिंदी की मूल संरचना है कि कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हमें कर्ता के साथ विभक्ति को उसके पास ही रखना चाहिए। इसी प्रकार से क्रिया जो है वो कृदंत रूप में है, तो जिस संज्ञा से संबद्ध है उसके निकट ही उसे रखा जाना चाहिए और यथासंभव विशेषण भी विशेष्य के निकट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने से भ्रम की स्थिति होती है। जैसे एक वाक्य है कि कोई व्यक्ति स्नान घर में प्रवेश नहीं करेगा जिसे संचारी रोग है। अब यह वाक्य त्रुटिपूर्ण है, भ्रम पैदा करता है। इसके लिए सही वाक्य होगा कि कोई व्यक्ति जिसे संचारी रोग है स्नानागार में प्रवेश नहीं करेगा। तो इस तरह से हम सरल ढंग से रख सकते हैं। कानून के मामले में, विधि के अनुवाद के मामले में एक विशेष बात और ध्यान रखना है
कि हिंदी में या किसी भी भाषा में जब अनुवाद के माध्यम से प्राधिकृत पाठ तैयार किया जाता है तब समान विचार के लिए अनिवार्यतः इन पूर्व प्रयुक्त उपबंधों का ही प्रयोग करना चाहिए। भारत सरकार के विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने कुछ मानक प्रारूपण खंडों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। वह हमें आवश्यकता अनुसार जरूर ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अनुवादक को विधि के अनुवाद करते समय हमेशा अपने पास विधि शब्दावली जरूर रखना चाहिए, जिसे भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्योंकि विधि शब्दावली अब निश्चित हो चुकी है और अनेक वर्षों से विधि के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रयुक्त हो रही है। भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने राजभाषा खंड ने विधि शब्दावली नाम से एक संदर्भ ग्रंथ भी प्रकाशित किया है। अनुवादक को पारिभाषिक शब्दों के पर्याय के लिए इसी ग्रंथ का सहारा लेकर पर्याय चुनना चाहिए। इससे अभिव्यक्ति में निश्चितार्थता भी होगी, निश्चित अर्थ भी द्योतित होगा और अनुवाद को प्रयोग का बल भी मिलेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग यह आक्षेप करते हैं या एक प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि विधि की भाषा अनुवाद अंग्रेजी से जब हिंदी में अनुवाद होता है तो वह बहुत ही क्लिष्ट, दुर्बोध और लोगों के सामान्य समझ से बहुत दूर हो जाती है। इस पे मेरे विचार से कुछ काम किया जाना चाहिए। प्रायः व्याकरणिक त्रुटियों को दूर करके एक ज़्यादा लोगों तक सुलभ भाषा में इसका निर्माण किया जाना चाहिए। अनुवाद को और सरल बनाना चाहिए, पर विधि के शब्दों की, विधि के भाषा की अपनी एक सीमा है जो एकार्थता और निश्चितार्थता के अंतर्गत बधी हुई है। हम उससे समझौता नहीं कर सकते। इसलिए अधिक से अधिक हमें जो कठिन प्रयोग हैं, संस्कृत निष्ठ शब्दावली हैं, उनका अधिक से अधिक प्रयोग कर उसको लोगों में व्यवहृत करना चाहिए। व्यवहृत कर हम इसे लोगों के लिए सुलभ बना सकते हैं। इस विधि शब्दावली के अनुवाद को समझने के लिए आप डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और अनुप्रयोग, जो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित है, का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।